हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमारा एसएससी का मॉड्यूल चल रहा है जिसके अंदर हमने 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है और अभी तक इन्फिल्ट्रेशन की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और हाइड्रोग्राफ की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी covering questions related to hydrograph chapter. This is the third video of hydrograph chapter. Hydrograph की इस वीडियो में I will be covering the questions. So let's start with this video. Now let's start with some questions on hydrograph. अब देखिए, the question number 1 says that the shape of recession limb of a hydrograph depends upon. Number 1 option is basin as well as storm characteristics. B option is storm characteristics only. C option is basin characteristics only. D option is base flow only. अब मैं आपको याद दिला दूं कि रिसेशन को हम लोग फॉलिंग भी बोलते हैं, एक तरीके से हम लोग इसको फॉलिंग भी बोलते हैं। और बेसिन शब्द यहाँ पे कैचमेंट के लिए यूज़ करा गया है। हम देखिए कैचमेंट एरिया को याद करिए, हम ड्रेनेज बेसिन भी बोलते हैं। और स्टॉर्म शब्द यहाँ पे रेनफॉल के लिए यूज़ किया गया है। अब देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं, हमने जो डायग्राम किया था, हमने जो सारे कंपोनेंट्स को देखा था हाइड्रोग्राफ के, इस तरीके से हमें हाइड्रोग्राफ देखने को मिलता है। जो सारे कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोग्राफ के, उसके अंदर हम देखते हैं ए बी पोर्शन जो है, दिस इज द राइजिंग लिम्ब। एट पॉइंट सी देयर इज पीक डिस्चार्ज, एट पॉइंट डी देयर वाज मैक्सिमम स्टोरेज एंड दिस पोर्शन DE रिप्रेजेंट्स फॉलिंग लिम्ब। अब देखिए, रेनफॉल का इन्फ्लुएंस राइजिंग लिम्ब के ऊपर ज़्यादा होता है और फॉलिंग लिम्ब के ऊपर इतना नहीं होता। आपको एक चीज़ याद दिला दूं, जब तक यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, आपको इस स्ट्रीम के अंदर, इस कैचमेंट एरिया में डिस्चार्ज इंक्रीज होता हुआ नज़र आने लग जाएगा। जैसे ही रेनफॉल गिरेगी तब आपका जो डिस्चार्ज है वो अपने आप कम होने लग जाएगा इस स्ट्रीम के अंदर। तो फिर क्या करेगा, इस स्ट्रीम के ऊपर जो भी डिस्चार्ज आ रहा है इस कैचमेंट पे, जो भी ड्रेनेज हो रही है इस कैचमेंट एरिया से, वो किस पे डिपेंडेंट है? इस पोर्शन में इट इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। मतलब फॉलिंग के अंदर इट इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। वेयर एज राइजिंग के अंदर जब रेनफॉल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, इट वॉज डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल एज वेल एज कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड कर रही थी हमारे हाइड्रोग्राफ की शेप। जैसे ही फॉल होना शुरू होता है, मतलब रेन खत्म हुई, तब फॉलिंग लिम्ब पे जो इन्फ्लुएंस है, देयर इज ओनली कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रेनेज इनसाइड द रिवर। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? कैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिन भी बोलते हैं। सो आवर ऑप्शन इज सी, बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। Now comes next question. Next question says that a unit hydrograph for a watershed is triangular in shape with a base period of 20 hours. बेस पीरियड कितना गिवन है हमें? 20 आवर्स का। बेस पीरियड कौन सा होता था, याद करिए, मैं अभी बताता हूँ आपको। द एरिया ऑफ वाटरशेड इज, वाटरशेड को हम लोग यहाँ पे कैचमेंट एरिया, बेसिन, ये सब भी बोलते हैं, ठीक है। ये दिस इज वन अदर टर्म यूज्ड फॉर कैचमेंट एरिया। ये ज़्यादातर US और UK में ये शब्द को यूज़ करते हैं हम लोग, वाटरशेड नाम को। किसके लिए? कैचमेंट एरिया के लिए। अब देखिए, यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर अ वाटरशेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड द बेस पीरियड इज 20 आवर्स। द एरिया ऑफ द वाटरशेड इज 500 हेक्टेयर्स एंड द पीक डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर आवर। अब मीटर क्यूब पर सेकेंड में नहीं पूछा, मीटर क्यूब पर आवर में पीक डिस्चार्ज आपसे पूछा है। आप यूनिट्स का ध्यान रखिएगा भैया जी, यूनिट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें बोला गया है कि हमारा जो हाइड्रोग्राफ है भैया जी, वो है ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगुलर इन शेप होने के कारण
ट्रायंगुलर इन शेप होने के कारण हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। बेस पीरियड हमें गिवन है 20 आवर्स। बेस पीरियड कितना गिवन है? 20 आवर्स हमें गिवन है। अब मैंने इसकी शुरुआत 0 से क्यों करी है? बिकॉज हमें पता है कि भैया यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी होता है। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में देयर इज नो बेस फ्लो, देयर इज नो बेस फ्लो। यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब इट इज DRH ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ डेप्थ 1 सेंटीमीटर। रेनफॉल की डेप्थ कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पे डिस्चार्ज गिवन है। डिस्चार्ज हमें पता है कि मीटर क्यूब किस में होता है, यहाँ पे पर सेकंड में होता है। अब पर सेकंड में होता है और हमें जो बेस पीरियड है वो आवर्स में गिवन है। एंड हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे क्या निकालना है? पीक डिस्चार्ज निकालना है। अगर मैं इस हाइड्रोग्राफ का, इस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का, यूनिट हाइड्रोग्राफ का मैं एरिया निकालूं, एरिया आराम से निकाल सकते हैं। हाफ इंटू बेस, सॉरी, हाइट इज हमारा कितना? QP इज आवर हाइट एंड बेस इज 20 आवर्स इज आवर बेस। अब देखिए मेरा एरिया किस में, इसका यूनिट क्या है? इट इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड में है ये पीक डिस्चार्ज। और अगर मैं इस आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इस आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे 3600 सेकेंड में करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, दैट मीन्स 3600 सेकेंड्स। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। अब सेकेंड्स में मैंने इसको कर दिया तो सेकेंड से सेकेंड्स कैंसिल हो गया है, और हमारा जो फाइनल आंसर किस में आ रहा है? मीटर क्यूब में आ रहा है। मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल रही है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जनरेट हुआ है एज डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। एंड हमें पता है कि अगर मुझे डेप्थ पता है, रेनफॉल की डेप्थ मुझे पता है और मुझे क्या पता है? एरिया पता है, तो मैं डेप्थ और एरिया को मल्टीप्लाई करके भैया जी मैं क्या निकाल लूँगा? मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लूँगा। 500 हेक्टेयर्स को हमें पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैंने हेक्टेयर्स को भी मीटर स्क्वायर में मैंने कर दिया, 10⁴ मीटर स्क्वायर मैंने कर दिया। अब सेंटीमीटर को मुझे मीटर में करना है तो इसको मैं इसकी जगह लिख दिया 10⁻² मीटर लिख दिया। अब ये -2, 10⁻² से ये 100 कैंसिल हो गया। नाउ अब हमारा RHS क्या बन गया? 5 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब बन गया हमारा। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर क्यूब बच रहा है और यहाँ पे भी मीटर क्यूब बच रहा है। अब हमारा हो गया हाफ इंटू QP इंटू 20 इंटू 3600। हमारा क्या हो गया? हाफ इंटू QP इंटू 20 इंटू 3600 मीटर क्यूब, ठीक है। हमारे को क्या निकालना है? QP निकालना है। तो ये आप कैंसिल आउट कर लो, 10 बच गया। यहाँ पे 3 जीरोज़ हैं और यहाँ पे 4 जीरोज़ हैं, तो ये 3 जीरोज़ मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिए और यहाँ पे क्या बच गया? 50 बच गया। तो अब क्या बचा? ये 50 मीटर क्यूब बचा भाई। मीटर क्यूब अपॉन 36 पर सेकेंड आ रहा है ये, ठीक है। अब देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इस सेकेंड्स को मेरे को किस में करना है? आवर्स में, मीटर क्यूब पर आवर में करना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3600 से। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3600 से और ये हो गया अब आवर्स। तो 36 से ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये आ गया 100, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 5000। माय आंसर इज 5000। अब आप देखिए ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमारी 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के बीच में होनी चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। अब मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि 1.5 मिनट में आराम से हो जाएगी, जब आपको क्या है? कॉन्सेप्ट आपको याद है। यहाँ पे क्या याद करने वाली चीज़ है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ एक तरीके से क्या है? DRH है। उसकी डेप्थ क्या है? 1 सेंटीमीटर है, और जो एरिया है हमारे हाइड्रोग्राफ का वो मीटर क्यूब है। अब देखिए पूरा गेम यहाँ पे क्या है? यूनिट्स का गेम है यहाँ पे पूरा। अगर आपको यूनिट्स पता है और आपको कन्वर्जन्स पता है और आपकी कैलकुलेशन फास्ट है
तो आप इसको आराम से 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के बीच में कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। हमें अक्सर मीटर क्यूब पर सेकंड में गिवन होता है, हमसे पूछा है मीटर क्यूब पर आवर में। मैं पहले ही यहाँ पे मीटर क्यूब पर आवर मान लेता, अगर मैं पहले ही मीटर क्यूब पर आवर मान लेता तो मेरे को यहाँ पे 3600 वाली कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने लंबा कर दिया अपनी कैलकुलेशन, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं थी। अगर ये चीज़ें मैं फास्टली करता रहूँगा तो मुझे ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी पता चलती रहेंगी। मैंने ये लंबी कैलकुलेशन क्यों करी है, क्योंकि अक्सर बच्चे इन चीज़ों में फंस जाते हैं, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब मैं अपनी ये कैलकुलेशंस करता था तो मैं अक्सर लंबी कैलकुलेशन में ना कंफ्यूज हो जाता था। तो पहले से ही अगर मैं यूनिट्स का ख्याल रखूँगा तो मेरे को ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और ये प्रॉब्लम कैसे मैं सॉल्व करूँगा, हमेशा मैं एक ही जवाब देता हूँ, प्रैक्टिस से मैं इस चीज़ का हमेशा ख्याल रख सकता हूँ। इसको हमेशा ख्याल रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओनली द सरफेस फ्लो कॉन्स्टिट्यूट्स टू द फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्टॉर्म। ओनली द सरफेस फ्लो कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्टॉर्म। फॉर अ गिवन स्टॉर्म the flood peak is dependent on the drainage density. ड्रेनेज डेंसिटी के ऊपर क्या करती है, फ्लड पीक डिपेंडेंट होती है। फैन शेप्ड कैचमेंट्स गिव नैरो हाइड्रोग्राफ विद लो पीक। फैन शेप्ड कैचमेंट्स गिव नैरो हाइड्रोग्राफ विद लो पीक। मैं आपको 10 सेकेंड का समय देता हूँ, आप 10 सेकेंड इन स्टेटमेंट्स को फिर से पढ़िए। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। इन स्टेटमेंट्स को फिर से पढ़िए। चलिए देखते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट कह रही है कि ओनली सरफेस फ्लो कॉन्स्टिट्यूट्स टू द फ्लड हाइड्रोग्राफ। फ्लड हाइड्रोग्राफ कौन सा होता था, जिसके अंदर बेस फ्लो इंक्लूडेड होता है। याद करिए, फ्लड हाइड्रोग्राफ वो होता था जिसके अंदर बेस फ्लो इंक्लूडेड होता है। अब बेस फ्लो कि ये खास बात है कि हमारा जो हाइड्रोग्राफ है वो कभी भी ज़ीरो से शुरुआत नहीं होगी। अब सरफेस फ्लो क्या होता है, वो होता है रन ऑफ। यहाँ पे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फ्लड हाइड्रोग्राफ की बात हो रही है। फ्लड हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो इंक्लूडेड होता है। अब स्टेटमेंट कह रही है कि ओनली द सरफेस फ्लो कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्टॉर्म। आइसोलेटेड स्टॉर्म मतलब यहाँ पे रेनफॉल की बात ही हो रही है, यहाँ पे रेनफॉल बात ही हो रही है। वो कह रहा है कि सिर्फ सरफेस फ्लो कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लड हाइड्रोग्राफ, बल्कि ये सच नहीं है। फ्लड हाइड्रोग्राफ में क्या कॉन्स्टिट्यूट भी कर रहा है, बेस फ्लो भी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि शुरुआत से ही हमारी स्ट्रीम के अंदर एक डिस्चार्ज मौजूद है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की बात हो रही होती, यस, दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन करेक्ट। सो the first statement is wrong. Now the second statement says that for a given storm the flood peak is dependent upon drainage density. याद करिए ड्रेनेज डेंसिटी था क्या, ड्रेनेज डेंसिटी था कि कितनी ड्रेन्स हमारी प्रेजेंट है और उनकी लेंथ कितनी है। अगर ज़्यादा लेंथ होगी उन ड्रेन्स की, तब हमारा क्या होगा, पीक डिस्चार्ज हाई होगा। हमारा जो पीक डिस्चार्ज होगा वो हाई होगा। इट इज डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रीम्स विच आर प्रेजेंट इन द कैचमेंट। याद करिए, अगर ये लेंथ जो है स्ट्रीम्स की, जो एवरेज लेंथ है इन स्ट्रीम्स की, वो ज़्यादा होगी तो हमारा जो पीक डिस्चार्ज मिलेगा हमें इस कैचमेंट के अंदर, इस पर्टिकुलर रिवर में, वो ज़्यादा होगा। तो हमारी जो स्टेटमेंट है 2 वो एकदम सही है। द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें ज़रूर आपको सुनने में कंफ्यूजन हुई होगी, समझने में। फैन शेप्ड कैचमेंट्स गिव ए नैरो हाइड्रोग्राफ विद लो पीक। फैन शेप्ड का मतलब क्या हुआ, फैन मतलब है इस तरीके से, जो आप अपने गर्मियों के अंदर जो पंखा यूज़ करते हैं, हाथ वाला जो पंखा होता है, वो इस तरीके का हमने कैचमेंट बनाया था।
अब यहाँ पे लो पीक नहीं होता, यहाँ पे डीलेड पीक होता है। इट इज अ डीलेड पीक, क्योंकि जो मैक्सिमम एरिया है जो कंट्रीब्यूट करेगा पीक डिस्चार्ज में, वो इट इज एट अ फार डिस्टेंस फ्रॉम द आउटलेट। ये आउटलेट से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है। जो मैक्सिमम एरिया है जो कंट्रीब्यूट करेगा पीक डिस्चार्ज में, उसकी वजह से जो हमें पीक मिलेगा दैट विल बी अ डीलेड पीक। तो आवर थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आवर आंसर इज सी। हमारा जो आंसर है वो है सी। ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आप इस क्वेश्चन को बड़ी आराम से नोटबुक में लिख लीजिए। Now comes the next question. Next question says that the Kirpich equation is used to determine which one of the following. Please read the options. Runoff from a given rainfall, base time of a unit hydrograph, time of concentration in runoff hydrograph, and D option is none of these. अब आपको ये चीज़ रटनी है कि कर्पिच इक्वेशन जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के लिए हम कर्पिच इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है। और एक चीज़ आपको मैं याद दिला दूँ, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक हाइपोथेटिकल टाइम था। इट वॉज अ हाइपोथेटिकल टाइम। तो कर्पिच इक्वेशन का यूज़ करके हम इस टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को निकालते हैं। आपको बस सिंपल ये चीज़ याद रखनी है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेनफॉल हाइड्रोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमने इन्फिल्ट्रेशन में ये चीज़ पढ़ी थी। इन्फिल्ट्रेशन में हमने क्या देखा था कि y एक्सिस पे अगर मैं रेनफॉल इंटेंसिटी लेता हूँ और x एक्सिस पे अगर मैं टाइम ऑफ रेनफॉल लेता हूँ, तो हम इस तरीके से बार ग्राफ्स के ज़रिए इस ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो हाइड्रोग्राफ इज द वेरिएशन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इज द हाइड्रोग्राफ। द ऑप्शन इज सी। Now comes the next question. Simple hydrograph is the graphical representation of. आप ऑप्शंस पढ़िए और मैं आपको बोलूँगा कि इन ऑप्शंस के थ्रू आप पहले खुद आंसर चूज करिए। रन ऑफ एंड टाइम, सरफेस रन ऑफ एंड टाइम, ग्राउंड वाटर फ्लो एंड टाइम, या फिर रेनफॉल एंड टाइम। अब देखिए, हमने देखा है कि हाइड्रोग्राफ जो होता है वो होता है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ है एक स्ट्रीम के अंदर जो डिस्चार्ज की वेरिएशन है टाइम के साथ जब भी एक कैचमेंट एरिया के ऊपर रेनफॉल होती है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोग्राफ। एक होता है हमारा फ्लड हाइड्रोग्राफ, एक होता है हमारा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। एक फ्लड हाइड्रोग्राफ में एक चीज़ होती है कि पहले से ही यहाँ पे एक फ्लो हो रहा होता है, उसके अंदर बेस फ्लो होता है। बट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में हम बेस फ्लो को कंसिडर नहीं करते पर हमें यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोग्राफ गिवन है। हमें ये यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि ये फ्लड हाइड्रोग्राफ है या डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है। इस सिचुएशन में मैं फ्लड हाइड्रोग्राफ को चूज करूँगा क्योंकि ये एक ब्रॉड टर्म है एंड इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए। इट हैज़ टू बी मोस्ट प्रोबेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म विच इज़ यूज्ड हियर। यहाँ पे स्पेसिफिकली डायरेक्ट रन ऑफ की बात नहीं हो रही है और हमें पता है कि डायरेक्ट रन ऑफ जो होता है दैट इज़ कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ की हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल समझते हैं, तो हम बी ऑप्शन यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते। तो हमें जो ऑप्शन मिलेगा दैट विल बी ए, रन ऑफ एंड टाइम का जो ग्राफ है। रन ऑफ के अंदर हम बेस फ्लो को भी कंसिडर करते हैं। आपको मैंने बताया था रन ऑफ की जो होती है ब्रॉड क्लासिफिकेशन, रन ऑफ की क्या होती है ब्रॉड क्लासिफिकेशन याद करिए। उसके अंदर हम डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो को कंसिडर करते हैं कलेक्टिवली। हम रन ऑफ के अंदर कलेक्टिवली डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो दोनों को कंसिडर करते हैं। तभी यहाँ पे जो ऑप्शंस में रन ऑफ एंड टाइम का हमें
ऑप्शन गिवन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ मे बी। अब हमने ये क्वेश्चन इसके पीछे अभी किया था, हमने न्यूमेरिकल किया था। जब हमने एरिया निकाला था इस पर्टिकुलर हाइड्रोग्राफ का, हमने ये ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ को कंसिडर किया था। इसका बेस टाइम क्या है हमें गिवन था, TB, और इसका पीक टाइम भी हमें गिवन है, QP। अगर मैं इस पर्टिकुलर हाइड्रोग्राफ का एरिया निकालूं तो वो कितना निकल के आएगा, हाफ इंटू QP इंटू TB। अब ये QP का यूनिट क्या है, इट इज़ मीटर क्यूब पर सेकेंड, और टाइम को भी मैं सेकेंड्स में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड्स कैंसिल हो गया, जो यूनिट बच गया वो कौन सा बच गया, इट इज़ वॉल्यूम। जो एरिया है हाइड्रोग्राफ का, दैट इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ अ वाटर विच इज बीइंग कलेक्टेड इन दैट स्ट्रीम ड्यू टू अ पर्टिकुलर रेनफॉल। सो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए क्यूबिक मीटर। अब हम इसको क्यूम भी बोलते हैं, इट इज क्यूबिक मीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैग टाइम of a basin is the time interval between A, the first option is the beginning and the end of direct runoff, the centroid of rainfall and the centroid of hydrograph, the time of beginning of rainfall and the peak of runoff, and the last option is the end of rainfall and the end of runoff। अब आप एक चीज़ याद मैं आपको दिला दूं कि जो लैग टाइम था that was the time interval between the centroid of the time of rainfall and the centroid of the hydrograph। this was the lag time। और अगर हमारा हाइड्रोग्राफ सिमेट्रिकल है, दैट इज LHS इक्वल टू RHS, तो ये लैग टाइम जो है that will pass through हमारा peak discharge। also lag time of concentration की तरह hypothetical time है, it is also a hypothetical time। ये वो चीज़ डिनोट कर रहा है कि कितने टाइम के बाद एक रेनफॉल का इफेक्ट कैचमेंट एरिया के ऊपर दिखता है। तो आर ऑप्शन हैज़ टू बी B, द सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफॉल एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द हाइड्रोग्राफ। और अगर ये हाइड्रोग्राफ सिमेट्रिकल है, इट विल पास थ्रू द पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ। Now comes the next question, the equilibrium discharge for an S curve being derived from a 4-hour unit hydrograph for a basin of 460 kilometer square is 460 kilometer square। अगर मुझे एरिया गिवन है एंड आई हैव गिवन इट इज गिवन टू मी द टाइम ऑफ रेनफॉल, अगर मुझे टाइम ऑफ रेनफॉल भी गिवन है, तो इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज एज पर एस कर्व इज इक्वल टू 2.78 इंटू A/T। 2.78 इंटू A/T। अगर एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज की मैं लिमिट इन्फिनिटी ले लेता हूँ, अगर एक टाइम ऑफ रेनफॉल की जो एक पर्टिकुलर रेनफॉल अगर इनफाइनाइट टाइम के लिए हो रही है, तब जो मुझे डिस्चार्ज मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज। आप इस चीज़ को याद करिए, हम ये चीज़ एस कर्व में कंसिडर करते हैं। एस कर्व में हम क्या कंसिडर करते हैं, अगर एक पर्टिकुलर रेनफॉल इनफाइनाइट टाइम के लिए हो रही है, तो ये हाइड्रोग्राफ इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। और अगर एक सिंगुलर कर्व बनाना है तो वो इस तरीके से मेरे को एस कर्व मिलता है, तभी हम इसको बोलते हैं एस कर्व हाइड्रोग्राफ। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एस कर्व हाइड्रोग्राफ। इट इज़ गोइंग फॉर इनफाइनाइट टाइम। सो एज पर एस कर्व जो इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज होता है, इट इज़ इक्वल टू 2.78 इंटू A/T। अब हम इसको करके देखते हैं। 2.78 इंटू एरिया इज 460 किलोमीटर स्क्वायर एंड द टाइम इज गिवन एज टू बी एज 4 आवर्स। अब मैं इस 4 को काट सकता हूँ सिंपली, 1, 1 and 5। अब देखिए मेरे पास जो ऑप्शन है दैट इज 278, 440, 4448,
112 एंड 77220। अब देखिए अगर ये पॉइंट्स है, अगर मैं इस 2.78 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 278, और मेरे पास ऑप्शन में मेरे को 278 गिवन है। इट इज़ ओनली ऑप्शन जिसमें 3 डिजिट नंबर मेरे पास है। अगर मैं 115 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये अराउंड 300 मेरे को आंसर मिलेगा इसका। पर ऑप्शन में मेरे को कोई और ऑप्शन नहीं गिवन जो कि 300 के नज़दीक हो, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 डिजिट्स हैं। तो मेरा मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होना चाहिए 278। 278 विल बी माई मोस्ट प्रोबेबल आंसर। तो इस तरीके का लॉजिक भी आपको कभी कभार यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें जो ऑप्शंस ऐसे गिवन होंगे कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है। अगर मैं को कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं ऑप्शंस के थ्रू इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को सॉल्व करके देखूंगा। सबसे पहला स्टेप मेरा यही होना चाहिए कि पहले मैं ऑप्शंस को ऑब्जर्व करूं, फिर उसके बाद एक लॉजिक लगाऊं कि इस रेंज में मेरे ऑप्शंस पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तब उस हिसाब से मैं डिसीजन ले सकता हूं कि मेरा ऑप्शन तो भैया सिर्फ ये होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को कैलकुलेशंस में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टू यूज़ जस्ट बेसिक लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि हमें 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के बीच में एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। इससे ज़्यादा मेरे को समय नहीं देना न्यूमेरिकल में, मुझे न्यूमेरिकल में इससे ज़्यादा समय नहीं देना बिल्कुल भी, बिकॉज मेरा टाइम वहाँ पे सबसे नंबर 1 रिसोर्स है। Now let's see our next question, the basic assumption of a unit hydrograph theory। अब देखिए जो एल.के. शर्मन ने हमें जो थ्योरी दी थी यूनिट हाइड्रोग्राफ की, उसके अंदर 2 सबसे बड़ी बेसिक असम्पशंस हमने एज्यूम करी थी। वन वाज टाइम इनवेरिएंस एंड अदर वन वाज लीनियर रिस्पॉन्स। अब इन दोनों को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ की थ्योरी फिर से सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यूनिट हाइड्रोग्राफ वाली वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा। तो जो हमारी बेसिक असम्पशंस हैं of the unit hydrograph, that is time invariance and linear response। Now the next question, the S curve is used to develop। जो S curve है उसको हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? It is used to develop synthetic unit hydrograph, to derive a unit hydrograph of a complex term, to convert a unit hydrograph of a given duration into a unit hydrograph of any other desired duration, or the last option is D, to estimate the peak flow of a basin from a given storm। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ फिर से याद दिला दूँ, जो एल.के. शर्मन ने हमें जो 2 assumptions दी थी, that was a linear response and time invariance। जो ये 2 basic assumptions एल.के. शर्मन यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी में थी, उससे हम लोग एक पर्टिकुलर डी आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से हम एक डी आवर के मल्टीपल यूनिट हाइड्रोग्राफ को ही निकाल सकते हैं। दैट इज अगर 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ मेरे को गिवन है तो इससे मैं एक 2 के मल्टीपल के हाइड्रोग्राफ को ही निकाल सकता हूँ। मतलब या तो 4 या तो 8 या तो 10, इस तरीके से ही मैं निकाल सकता हूँ यूनिट हाइड्रोग्राफ जो कि 2 का मल्टीपल है। बट एस कर्व मेथड से मैं एक डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से किसी भी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाल सकता हूँ, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है एस कर्व मेथड के थ्रू कि मैं एक नॉन मल्टीपल आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ को भी निकाल सकता हूं। तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि मैं 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ को निकाल सकता हूं, हाँ जी मैं निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ एस कर्व। तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए, टू कन्वर्ट द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ एनी given duration into a unit hydrograph of any other desired duration। Our option is C। Now comes the next question, the concept of a distribution graph was first suggested by अब ये हमने थ्योरी वाली वीडियोस में कवर नहीं किया है, तो वी विल गो थ्रू द ऑप्शंस वन बाय वन।
अब देखिए जो शर्मन थे उन्होंने क्या दिया था, ही गेव यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी। हॉटन्स इक्वेशन ने इन्फिल्ट्रेशन कर्व दिया था, इन्फिल्ट्रेशन कर्व दिया था। कर्पेच इक्वेशन अभी हमने देखा, कर्पेच इक्वेशन ने हमें टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में दिया था। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है दैट वाज गिवन बाय बर्नार्ड जी ने हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ दिया था। इस डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के अंदर हम लोग y एक्सिस पे परसेंटेज रन ऑफ को लेते हैं और x एक्सिस पे ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल्स को लेते हैं। इंटरवल ड्यूरेशंस ऑफ रेनफॉल को हम लोग लेते हैं जो कि हम आवर्स में कंसिडर करते हैं। परसेंटेज रन ऑफ मतलब कि अगर 0 से लेकर 1 तक एक मैंने ड्यूरेशन ली, मतलब 1 आवर की ड्यूरेशन है, तो इसके अंदर कितनी परसेंटेज जो रेनफॉल की है, कितनी परसेंटेज जो रेनफॉल की है दैट इज प्रमोटिंग इन द रन ऑफ, दैट इज प्रमोटिंग इन द रन ऑफ। तो y एक्सिस पे मैं परसेंटेज रन ऑफ लेता हूँ और x एक्सिस पे मैं इंटरवल्स ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ रेनफॉल लेता हूँ। ऑल्सो जो समेशन होता है इस ग्राफ का जो मुझे मिलता है, इस तरीके से मेरे को ये ग्राफ भी मिलेगा जिसके अंदर मैं अलग अलग बार ग्राफ्स बना सकता हूँ जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, परसेंटेज रन ऑफ को। जो समेशन होता है इस ग्राफ के अंदर सारे ऑर्डिनेट्स का, द समेशन ऑफ ऑल द ऑर्डिनेट्स इन दिस ग्राफ इज इक्वल टू 1। समेशन ऑफ ऑल द ऑर्डिनेट्स इन दिस ग्राफ इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है दैट वाज सजेस्टेड टू अस बाय बर्नार्ड जी ने y एक्सिस पे परसेंटेज रन ऑफ को कंसिडर किया था और x एक्सिस पे ही कंसिडर्ड वेरियस इंटरवल्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, और समेशन ऑफ ऑल द ऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 1 ऑफ दिस ग्राफ। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, दिस इज अ नोट। इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Now comes the next question. The S curve is summation of, the S curve is summation of, अभी हमने देखा is summation of a unit hydrograph। अगर कोई एक पर्टिकुलर रेनफॉल इंटेंसिटी इनफाइनाइट टाइम के लिए हो रही है, अगर टाइम ऑफ रेनफॉल इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, तब वो किस तरीके से हमें मिलेगा, इट इज़ द समेशन ऑफ अ यूनिट हाइड्रोग्राफ। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ फिर से, तो अगर ये ग्राफ्स वापस रिपीट हो रहा है एंड इस तरीके से ड्यूरेशन इज टेंडिंग टूवर्ड्स व्हाट, इंफिनिटी, तो मुझे जो इक्विलिब्रियम कर्व मिलेगा दैट विल बी एन एस कर्व। ये एक तरीके से एस कर्व मेरे को मिलेगा। Now comes the next question. If 6-hour unit hydrograph has a peak discharge of 40 cumex, the peak ordinate of a 12-hour unit hydrograph for this basin will be equal to 40 cumex, more than 40 cumex, less than 40 cumex, and the last option is maybe more or maybe less than 40 cumex। मैं आपको 5 से 6 सेकंड देता हूँ, आप इस आंसर को सोचिए, इसको आराम से सोचिए इस आंसर को कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। मैं इसमें आपको एक बेसिक लॉजिक यूज करने को बोलूँगा, मैं इसमें आपको सिर्फ एक बेसिक लॉजिक यूज करने को बोलूँगा। अब देखिए यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या होता है, जो डेप्थ ऑफ रेनफॉल है दैट इज यूनिटी, हम 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ के अंदर मेरे पास पता है कि मेरी जो रन ऑफ की जो डेप्थ है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स। अब ये रन ऑफ की जो 1 सेंटीमीटर डेप्थ है ये मुझे 6 आवर्स ऑफ रेनफॉल में मिल रही है। अब अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, मतलब अब 12 आवर्स की रेनफॉल हो रही है, दैट इज द टाइम ऑफ रेनफॉल, एंड इट इज अगेन प्रोड्यूसिंग अ रन ऑफ डेप्थ ऑफ व्हाट, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए सेम 1 सेंटीमीटर जो रन ऑफ डेप्थ है वो मुझे 12 घंटे में मिल रही है, और सेम जो 6 आवर में मेरे को 1 सेंटीमीटर ड्यूरेशन, सॉरी 1 सेंटीमीटर की रन ऑफ डेप्थ मुझे मिल रही थी, एंड इट वाज गिविंग मी
पीक डिस्चार्ज ऑफ 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप एक लॉजिक लगाइए। अब जब सेम सेंटीमीटर की डेप्थ मुझे ज़्यादा घंटे में मिल रही है, मतलब टाइम इज़ ग्रेटर, और मुझे पता है डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये ड्यूरेशन अगर बढ़ गई है तो अब मेरे को एक बात बताइए, तो मुझे इसका पी कोऑर्डिनेट कम नहीं मिलेगा, इट विल बी लेस देन 40 क्यूमेक्स। एक बेसिक लॉजिक को यूज़ करिए। एक बेसिक लॉजिक को यूज़ करना है कि अगर 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल मेरे को 6 आवर्स में मिल रही है और जो 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल मुझे 12 आवर्स में मिल रही है, तो उसका जो पीक डिस्चार्ज है वो तो उससे कम होना चाहिए ना भाई, वो तो उससे कम होना चाहिए ना। तो लेस देन 40 क्यूमेक्स विल बी माई आंसर। Now the question is the form factor for a basin is given by, form factor क्या होता था, it was average width upon में axial length of the stream, upon में axial length of the stream, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a by l square से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So our option is A. Now the area of drainage basin whose axial length is 50 kilometer and area is given to us as 2500 square kilometers, its form factor would be, अब देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा form factor is equal to A by L square, area is equal to 2500 and length is given to us as 50 kilometers, so 50 into 50, 50 से 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आंसर आया, 1 is the answer, simple calculation। Now comes the next question says that the time of concentration is time for which the rain remains concentrated on a basin, time of maximum possible precipitation that may ever concentrate and fall over a given basin, time taken by rainwater to flow to an existing defined drain in a basin, maximum time taken by a rainwater to reach the outlet of the basin। मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा, 5 से 6 सेकेंड का, आप इस चीज़ को फिर से पढ़ के देखिए। मैं आपको याद दिला देता हूँ फिर से कि टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या था। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द फारदेस्ट वाटर पार्टिकल at the remotest point in the catchment to reach the outlet, this was represented as time of concentration। मतलब जो एक farthest particle है, water particle है, at the most remote point in the catchment, उसको कितना समय लगता है आउटलेट तक पहुंचने में, उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी क्या था, इट इज ऑल्सो एन हाइपोथेटिकल टाइम, it is also an hypothetical time। So our option should be D, the maximum time taken by a rainwater to reach the outlet of the basin। ये maximum time तब कब आएगा, when it is related to the most remote point, when it is related to the most remote point। Now comes the next question, fern leaf catchment when compared with fan shaped catchment। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था आपको कि फैन शेप्ड कैचमेंट्स कौन से होते हैं। फैन शेप्ड हमने देखा था इस तरीके का पंखा जो बनता है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं ना, जब लाइट चली जाती है हम लोग इस पंखे से अपने आप को हवा देते हैं, तभी ये एक फैन शेप्ड कैचमेंट है। एक फर्न लीफ कैचमेंट भी होता है जिसकी लंबाई में हमें गिवन होता है, जो एक कैचमेंट होता है वो लंबाई में गिवन होता है। ये रिप्रेजेंट करता है फर्न की लीफ को। फर्न एक तरीके का पेड़ होता है, उसकी लीफ को रिप्रेजेंट करता है। ये इस तरीके से स्ट्रीम है इसके अंदर, और इस तरीके से हमें ये ड्रेनेज गिवन होती है। दिस इज ड्रेनेज रिवर्स, जो स्ट्रीम्स जो यहाँ पे कैचमेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हमसे पूछा है कि फर्न लीफ कैचमेंट के अंदर
when it is compared with fan shaped catchments, will have longer streams, shorter streams, almost equal long streams, longer or shorter streams depending upon the particular catchment. So as per the geometry, अगर मैं इस चीज़ को कंपेयर करूं तो हमें अक्सर फर्न लीफ कैचमेंट्स के अंदर हमें लॉन्गर स्ट्रीम्स मिलती हैं. फर्न लीफ कैचमेंट्स के अंदर हमें अक्सर ये देखा गया है कि वी ऑब्जर्व दैट हमें जो मिलती है लॉन्गर स्ट्रीम्स हमें इस पर्टिकुलर कैचमेंट में हमें देखने को मिलती है. तो आप इस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं. Now comes the next question, the ratio of the average width. ये फिर से आ गया क्वेश्चन. The ratio of the average width to the axial length of the drainage basin is given to us as form factor. हमने देखा था form factor क्या है. It is equal to average width upon में axial length of what? Streams present in the catchment. Now comes the next question, drainage density of a basin may be defined as. अब देखिए दो तरीके की डेंसिटीज थी. One was a stream density and another one was a drainage density. ड्रेनेज डेंसिटी के रिलेशन में थी. अब स्ट्रीम डेंसिटी क्या डिफाइन कर रही थी? इट वाज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स प्रेजेंट पर यूनिट एरिया. एंड ड्रेनेज डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रही थी एवरेज लेंथ ऑफ स्ट्रीम्स पर यूनिट एरिया. सो इट इज लेंथ ऑफ ड्रेन्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बेसिन. जो ड्रेनेज डेंसिटी है दैट रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ ड्रेन्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बेसिन. अगर आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर कोई भी पोर्शन समझ ना आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस पोर्शन को फिर से रीप्ले करके देखिएगा ज़रूर. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेटिव कंटेंट लाइक दिस. Until then, goodbye. See you in the next lecture.